सिद्दीक जान का रिमांड लिया गया उससे शेल बरामद करने के लिए। मतलब कौम का बच्चा मेरा ख्याल है हंस रहा होगा। आधा पौना झूठा सच्चा लफ्जों के दरिया में बह गया। देखिए, एक चीज जिससे हमेशा फिल्म चलेगी वो होगी कहानी। जिन लोगों ने मौला जट देखनी थी उन लोगों ने मौला जट देखी। जितनी भी मुरगन ग़िज़ाएं हैं और जितना भी जंक फूड है, जितना हम माह रमजान में लेते हैं शायद किसी महीने में नहीं लेते। मैं उन तमाम शौहरों को, बापों को सलाम पेश करता हूं जिनको स्प्रिंग ब्रेक नहीं मिलती है और वो रोजाना काम पर जाते हैं, मेहनत करते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ आपकी सुबह का आगाज बहुत खूबसूरत हुआ होगा जिस तरह कराची वालों की सुबह का आगाज हुआ है। सैरिश, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आपको बड़ा मजा आ रहा है? बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है क्योंकि कराची का मौसम इस वक्त आउटस्टैंडिंग हो रहा है। सर्दियों की पहली बारिश। देखिए, हम जानते हैं सर्दियों से बारिश नहीं हुई थी, कराची वाले तरसे हुए थे। ह्यूमिडिटी और हवा के अंदर मिट्टी बहुत तंग कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह महकमा मौसमियात ने जो 18 तारीख से बारिशों का सिलसिला शुरू किया था वो आज 22 तारीख को कराची वालों को कुछ देखने को मिल गया। अच्छा, लेकिन मैं इसे सर्दियों की बारिश नहीं कहूंगी, ये सर्दियों की नहीं, आई थिंक स्प्रिंग ब्रेक स्कूलों में चल रहा है और ये कुछ दरमियान की बारिश है। और अभी कहा यह जा रहा है कि सिस्टम ठट्ठा, बदीन और हैदराबाद को ज्यादा लपेट में लेगा, तो कराची वालों को ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाने की हमें बूंदाबांदी मिल जाए, हमें ऐसे लगता है वाह अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में जालाबारी भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी जालाबारी हो रही है कि जहां जहां बर्फ गिरी है वहां पे पूरी सड़कें व्हाइट हो गई और हम कह रहे थे हाय वो दिन आएगा कराची वालों के पास, लेकिन आ गया। इसी सारी सूरत हाल में अफसोसनाक खबर भी है, पाकिस्तान पर फिर मुसीबत और पाकिस्तानियों के लिए आजमाइश की घड़ी है। गुज़श्ता रात हौलनाक ज़ल्ज़ले के बाद अब तक नुकसान की इतलात मौसूल हो रही हैं, सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। हरबन के मकाम पर बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के दूर दराज अजला में बड़े नुकसान की इतला है। पहाड़ी इलाकों में जो छोटी आबादियाँ हैं उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है और NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। रेस्क्यू इमरजेंसी नाफिज है। पाकिस्तान के अक्सर मकामात पर शदीद नौयत के बाद खौफ व हिरास की फ़ज़ा है, जो कि ज़ल्ज़ला शदीद नौयत का था। 6.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला जिसका मरकज़ अफ़गानिस्तान में कोई हिंदूकश का इलाका था और गहराई 100 किलोमीटर से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। ज़ल्ज़ला इतना नाज़रीन शदीद था कि आज़ाद कश्मीर से सादिकाबाद तक ज़मीन कांप उठी। लिटरली मुझे कुछ रिलेटिव्स ने भी कॉल करके बताया कि हम डर गए थे। पंजाब के तकरीबन तमाम अजला में झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, वज़ीरिस्तान, इसके अलावा जनाब बलोचिस्तान में भी शदीद ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़ल्ज़ला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:45 बजे आया। ज़ल्ज़ला चीन, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी महसूस हुआ। और अब तलब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि ज़ख्मियों का इलाज तो जारी है, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है कुछ इस तरह हुआ है कि कुछ लोगों को दिल के दौरे भी पड़े हैं। एक शख्स जाम बहक हो गया है, तो बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। इस वक्त रमज़ान का महीना भी शुरू होने वाला है, तो अपने इन प्यारे बहन भाइयों की आपको मदद करनी है, इनका ख्याल रखना है जो इस आफत से बेघर हो गए हैं या जख्मी हैं या बीमार हो गए हैं। यकीनन हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, अपनी रहमत बरकत उनके ऊपर फरमाए, क्योंकि उनको ज़रूरत है इस वक्त। यकीनन हम जानते हैं कि मुल्क के हालात कैसे हैं, सियासी, माशी, माशरती तौर पर हम रोज़ाना ही बात करते हैं। जब ऐसी आफात आती हैं तो हम और परेशान हो जाते हैं। खैर, टॉप ट्रेंड्स पे नजर डालते हैं। सैरिश, सिद्दीक जान आज भी टॉप ट्रेंड्स में। बिल्कुल, सिद्दीक जान को रिहा करो ये आज ट्रेंड कर रहा है और ताहाल ये टॉप ट्रेंड में शामिल है। इस ट्रेंड में अब तक 1,62,000 से ज़ायद सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं। गुज़श्ता रोज़ पुलिस की जानिब से अदालती पेशी पर उनका 1 रोज़ा रिमांड हासिल किया गया था और पहले तो काफ़ी देर ये पता ही नहीं चल सका कि वो हैं कहाँ पे, किसकी कस्टडी में हैं, कहाँ पेश किया जाएगा, कब पेश किया जाएगा। और जो केस उन पर बनाया गया बहुत ही भोंडा केस है। यही वजह है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में इस गिरफ्तारी की मजम्मत भी कर रहे हैं और अपने ख्यालात का इजहार इन ट्वीट्स में किया जा रहा है। दूसरा जो हमारा ट्रेंड है वो जनाब अर्थक्वेक है। जो ज़ल्ज़ला इतना शदीद आया है ये ट्रेंड कर रहा है। और कराची की बात की जाए अगर, तो यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि वैसे कराची में ऐसे दूसरा ज़ल्ज़ला महसूस तो नहीं किया गया, लेकिन खबर सुनने के बाद लोग एकदम परेशान हुए। सबने टीवी ऑन किए और देखा कि क्या सूरत हाल है। उसके बाद सबने
इस हवाले से दुआएं दी और हौसला दिया उन लोगों को जो डरे हुए थे, खौफ व हरास जिस तरह फैल गया एकदम। तो खैर ये भी तला ट्रेंड में शामिल था। राइट, ये टॉप ट्रेंड से। अच्छा, एक और मैं खबर अपने व्यूअर्स को देना चाहूँगा, क्योंकि यकीनन मेरी कोशिश होती है कोई ना कोई खबर ऐसे निकाल के लाऊं जो अपने व्यूअर्स तक पहुँचा सकूँ। जनवरी और फरवरी, हम जानते हैं कि पिछले साल जो पाकिस्तानियों ने मुल्क छोड़ा था रोज़गार के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए, उनकी तादाद रिकॉर्ड हाई थी इन द ईयर 2022, 7,65,000। 2023 में इस वक्त तक जितने पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान छोड़ दिया है, इन्हीं चंद माह में जनवरी और फरवरी के नंबर्स अभी तक सामने आए हैं, उनकी तादाद है सैरिश 85,830 लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, जिसके अंदर 549 डॉक्टर्स हैं, 241 टीचर्स हैं, 1,257 अकाउंटेंट्स हैं, 1,396 इंजीनियर्स हैं, 30,000 के करीब ड्राइवर्स हैं, 52,000 के करीब लेबरर्स हैं। तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। ये बताने का मकसद ये है कि जो लोग पाकिस्तान की कमान थामे हुए हैं, पाकिस्तान को चला रहे हैं, उनको मालूम हो जाए कि उनके लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। वजह बड़ी सिंपल है कि हमारे मुल्क के जो इस वक्त पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल सिचुएशन है, कंडीशन है, सिनारियो है, उसके अंदर सर्वाइव करना बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। 2 वक्त की रोटी कमाना, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पॉलिसी फ्रेमवर्क से लेकर नीचे तक, कॉस्ट कंट्रोल तक, प्राइस कंट्रोल तक, हम तमाम तर मामला गोलमाली देख रहे हैं, लेकिन सैडली अरबाब इक़्तिदार को एहसास नहीं हो रहा। बिल्कुल, और वजह यही है कि लोगों के पास डिग्रीज तो हैं, लेकिन इंटर्नशिप तक के लिए उनको नई जॉब मिल रही, पर्ची, नेपोटिज्म, सेठिज्म तबाह कर दिया हमें सारे। बिल्कुल जनाब, और हालांकि इसमें पे भी नहीं करना होता, लेकिन उसके बावजूद कोई सिखाने को तैयार नहीं है। और हमारा लास्ट जो ट्रेंड था वो नाज़रीन ने देख लिया, वो कराची था, क्योंकि कराची का मौसम जानलेवा है इस वक्त जनाब। गहरे बादलों के साए में है कराची, और कराची वाले ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल तक बारिशें होती रहेंगी। तो खैर अब हम शामिल कर लेते हैं बड़ी खबर, टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान की शान सिद्दीक जान, हुकूमती जबर और जुल्म भी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ का हौसला पस्त न कर सका। सिद्दीक जान हिम्मत और जुर्रत की मिसाल बन गए। 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद आज दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। ज़लज़ले ने ज़मीन को हिलाया, मखलूक को रब याद आया, लोग घरों से कलमा तैयबा का विर्द करने लगे। शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में ज़लज़ले के झटके, दीवारों में दरारें पड़ गईं। केपी में 9 अफराद जाँ बहक और दर्जनों अफराद जख्मी। मुल्क की महंगाई तारीखी उरूज पर। माह रमज़ान से कबल अशय खुरनोश की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया। कहीं आटे का फकदान तो कहीं मार्केटों में ज़ख़ीरा अंदोज़ों का राज। इंतज़ामिया कहाँ है, अवाम ने सवाल उठा दिया है। ये मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि तेज़ हवा के साथ हल्की और तेज़ बारिश हुई है। पंजाब के मैदानी इलाके, शुमाली बलोचिस्तान इलाकों का मंजर पेश करने लगे हैं। मुल्तान, मेलसी और झानिया में तेज़ बारिश के साथ ओले भी बरस पड़े हैं। बन्नू, मंडी बहाउद्दीन में यालाबारी के बाद सफ़ेदी छा गई है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद 2 दिन बारिशों की तलहा पेश गोई कर दी है। ये ओले कब आएंगे कराची सैरिश? हमें ओले बड़े पसंद हैं, यालाबारी होनी चाहिए कराची वालों के लिए भी। आपने अंदाज़ा नहीं आपको हुआ कि मुझे बलोचिस्तान, मेरे जहन में खबरें सुन सुन के ओलों की वो घूम रहा है कि काश यहाँ पर भी वैसे ही बरसे जैसे पत्थर बरसते हैं। क्योंकि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, हमें जेलसी होती है, लोग वीडियो शेयर करते हैं कि देखें हमारी गाड़ी की विंड स्क्रीन में से कैसे ओले बरस रहे हैं। साथ साथ एक चीज़ और जो मेरे लिए बड़ी परेशान कौन थी सैरिश, वो ये थी कि जो ज़लज़ला आया इसके बाद जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बिल्डिंग्स कोलैप्स होने के करीब पहुंच गई, जो दरारें पड़ी हैं, जो सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही थी, हमें सोचने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इशारा दिया है, निशानी दिया है, बता दिया लोगों को कि देखिए आपकी कितनी सारी इमारतें हैं जो मखदूज सूरत हाल में हैं, इस झटके से उनमें दरारें पड़ गई हैं, एक और झटका आया, गिर जाएंगी। आई होप हुकूमत को होश आ जाए और वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर लें, और जहां खतरे की घंटी बजी है वहां कुछ कार्रवाइयां करें, तमाशा ना देखते रहें बैठे बैठे। बिल्कुल, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होती है कि जब कोई ऐसी आफत आती है कुदरती, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जनाब एक गरीब जिसके 4-5 बच्चे हैं और छत के नीचे वो थे और ज़लज़ला आया और वो ज़मीन बोस हो गई। ये काम उन बेचारों का नहीं है। ये तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं उनको देखना चाहिए कि जनाब पहले ही इसका अंदाज़ा लगा लिया जाए कि कौन सी इमारत मखदूश है, लिहाजा उसको गिराया जाए और फिर से उसको बनवाया जाए। लेकिन पाकिस्तान में शायद पता नहीं कब वो वक्त आएगा, तला कभी आएगा।
अल्लाह चाहे तो आ सकता है, हमारे अमाल ऐसे नहीं है, हमारा काम ऐसा नहीं है, ना हमारी प्लानिंग है, ना हमारी स्ट्रैटेजी है, ना हमने कुछ सोचा है कि अपने हालात किस तरह बेहतर करें। हम सिर्फ सर्वाइवल की बात करते हैं, कटोरा लेके दुनिया में चलते हैं, जो हमें 2 रुपए दे दे हम अपने थोड़ा सा वक्त गुजार लेते हैं और फिर कटोरा लेके निकल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि वो दिन कब आएगा जब हम भीख मांगना छोड़ देंगे। कल जैसे हमारे प्रोग्राम में लोग आए हुए थे जो हैशटैग चला रहे थे, ये भीख बंद, काश के ये हैशटैग लोगों के साथ हुकूमत के लिए भी चलता कि आपको भी अब भीख नहीं मिलेगी, अपने पैसे जो आपको चाहिए खुद कमाएंगे, मेहनत करेंगे, वरना भूखे सो जाएंगे। भूखे सोने के लिए हम तैयार नहीं है। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, पता नहीं क्या चीज होती, शायद ये सिर्फ गोरे ही हैं जिस पे काम करते हैं, जिनका दिमाग चलता है। हम लोग खुद कफील होना ही नहीं चाहते हैं। एनीवेज, अल्लाह रहम करे। गुज़श्ता रोज़ जो इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं जनाब। ज़ल्ज़ले का मरकज़ को हिंदू का सृजन अफगानिस्तान था। जुड़वा शहरों में कई इमारतों में दरारें पड़ गई हैं। अब तक ज़ल्ज़ले से नुकसान की क्या इत्तलात हैं, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अल्लाह देता खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एडी खान, बताइएगा कितनी इमारतें ऐसी हैं जिनको नुकसान पहुँचा है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी रात को आने वाले ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। जो अफ़गानिस्तान रीजन में ज़ल्ज़ला आया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और बलाई इलाकों में इनके शदीद झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद में एक हाइट में दरारें पड़ी हैं उस बिल्डिंग में और मकीनों से वो इमारत खाली करवा ली गई। इसलिए इंतज़ामिया फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँच कर इस चीज़ का जायज़ा लिया कि आया कि यह इमारत रहने के काबिल है या नहीं। पिम्स में भी एक प्राइवेट वार्ड में दरारें पड़ी हैं, जबकि रावलपिंडी में एक शॉपिंग मॉल के अंदर दीवारों में दरारें पड़ी हैं। ज़ल्ज़ला की वजह से रावलपिंडी में 5 अफराद के बेहोश होने की इतलात हैं। रेस्क्यू 1122 की जो रात को इतला थी। इसी तरह इस्लामाबाद में भी एक शख्स G7 में एक सीढ़ी से उतरता हुआ दिल का दौरा पड़ने से जहाँ भाग हो गया। NDMA की जानिब से भी नंबर जारी कर दिए गए कि इस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बलाई इलाकों में जहाँ पर भी नुकसान आते हैं उनका तखमीना लगाया जा रहा है। पाक फ़ौज की जानिब से भी मुख्तलिफ यूनिट्स तैयार कर दी गई हैं कि कोई भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फ़ौज भी तैयार है। रावलपिंडी इंतज़ामिया ने भी अपनी जो उनकी रेस्क्यू टीमें थी, 1122 की टीमें थी और उसके साथ जो क्विक रिस्पांस फोर्सेस थी उनको भी तैयार कर दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में अब मुख्तलिफ इमारतों का भी जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है कि ज़ल्ज़ले की वजह से किन बिल्डिंग्स में। तो एडी खान, क्या ज़ल्ज़ला पेमा मरकज़ की जानिब से ये बताया गया है कि आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं या ज़ल्ज़ले के झटके मजीद महसूस किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, पहला जो झटका आया ज़ल्ज़ले का वो 6.8 की शिद्दत का था और उसके बाद 10 बज के रात को 43 मिनट पर एक 3.7 की शिद्दत का दोबारा आफ्टर शॉक्स आए और ये भी इम्कान मौजूद है कि इसके बाद भी आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। जो बिल्डिंग्स अब क्रैक हुई हैं उनके गिरने का भी खदशा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन बिल्डिंग्स में रहायशी इमारतें, लोग रहायशी रह रहे हैं। जब ज़ल्ज़ला आया था आप कहाँ थे वैसे? जी बिल्कुल, मैं उस वक़्त घर में था और वाकई ही तला भाई ये शदीद झटका था। पाकिस्तान में ये जो ज़ल्ज़ले के झटके महसूस पहले मीरपुर में भी आए, 2005 में मुजफ्फराबाद में भी आया, लेकिन ये जो अफ़गानिस्तान का ज़ल्ज़ला था इसके झटके घरों में भी बड़े शिद्दत से महसूस किए गए और ऐसे हर चीज़ हिलती हुई महसूस, बड़ा तेज़ झटका था। बस अपने घर को आप अच्छी तरह एडी भाई इंस्पेक्ट कीजिएगा, जहाँ भी दरारें पड़ी हों वहाँ पर फौरन से काम करवाइएगा, क्योंकि ज़रूरत इस अमर की है। इस ज़ल्ज़ले के बाद जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ है उसको फौरन से सही किया जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि अर्थक्वेक प्रूफ स्ट्रक्चर ऐसे इलाकों में क्रिएट किया जाए जो अर्थक्वेक प्रोन होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एडी साहब, आपने अपना की में अपडेट की सारी सूरत हाल से। और अब एक और अहम खबर जो मैं बिल्कुल, अब बात होगी जुल्म की दास्तान की और को चेयरमैन बोल नेटवर्क शुएब शेख कहते हैं कि मेरा ईमान है कि जुल्म 2 चीज़ों से मिट सकता है। एक तो अदल की कुर्सी पर बैठे लोग अदल के साथ फैसले करें, दूसरा कौम अदल के लिए उठ खड़ी हो। इन दोनों में से कोई एक हो जाए या दोनों हो जाएं। मेरे खिलाफ जो धोखाधड़ी का केस था तो अदलिया वाले सवाल करते धोखा किसके साथ हुआ है। जब किसी के साथ चीटिंग नहीं हुई तो वो फैसला कर देते तो जालिम जुल्म नहीं कर सकता था। अगर मेरे केस पे मुझे जमानत देने के बजाय केस खत्म करते तो कोई जुल्म नहीं हो सकता था। टैक्स जमा करने वाले सुन लें, मेरा जिस सनद से ताल्लुक है वो टैक्स फ्री है। उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई, 2 चीजों से, मेरा ईमान है 2 चीजों से मिटेगा। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। निजाम बाद में चेंज होगा अदल का निजाम, लेकिन ये भी फैसले उस तरीके के करने लगे तो चेंज हो जाएगा। जुल्म जालिम जुल्म कर ही नहीं सकेगा। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए।
आप देखो ना भाई, अगर 400 BC का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है कि जो इतना तुम शोर करके केस लाए हो, इसमें कौन चीट हुआ है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला, शख्सी जमानत का केस, 1.5 साल में बेल में रहा, मतलब अंदर रहा, बेल नहीं हुई मेरी। 82% की IT एक्सपोर्ट के बंदे को इस तरीके से जेल में रखा हुआ था। ये क्या मजाक तमाशा था भाई? अगर वहां उस वक्त फैसला हो जाता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई मसला होता। सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। आज तक चल रहा है वो केस, करते ना खत्म हो जाता जुल्म। 102 दिन के बाद अपील, मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस। नहीं करते ये यार, खड़े रहते अपने फैसले पर। मिट जाता जुल्म, नहीं कर पाता जालिम, अपनी चीज चला नहीं पाता। ये नहीं हुआ ये भाई। अभी अदालत में आप ये देखें ना, ब्रिगेडियर पे जब इल्जाम लगा कि उसने रिश्वत दी है और जज ने रिश्वत ली है, झूठा है वह इल्जाम, ये तो बस ये है ही सब झूठ। लेकिन जब उसने खुद ब्रिगेडियर को FIR ने नामजद नहीं किया FIR में, तो खत्म करते ना केस यार। किस बात का रिमांड था, किस बात का मुझे बेल पे छोड़ा, केस खत्म करते हैं ना आप। मिट जाता जुल्म, नहीं करता जालिम फिर उसके बाद जुल्म। नहीं हुआ ऐसा। लेकिन और मेरा जज बदल दिया यार। मुझे लास्ट मैंने जो पढ़ा था उसमें सुना था जज अपने आप को खुद हटाए केस से तो हटा सकते हैं, या चीफ जस्टिस साहब हटाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो हटा सकते हैं, या तो इन दोनों में से तो किसी ने नहीं हटाया। मगर मेरा जज तब्दील हो गया। पूछा जाए ना यार, रुकते ना इसको, कैसे जज तब्दील हुआ? मिट जाता जुल्म। नहीं कर सकता था कोई जालिम इस तरीके से जुल्म। 102 दफा का जो रिकॉर्ड इन्होंने पैमरा का कायम किया है भाई। एक ही मामला होता है ना कि चेयरमैन पैमरा को कानूनन नहीं कर सकता, वो चैनल बंद, अथॉरिटी करती है, चेयरमैन पैमरा कर देता है। बगैर नोटिस दिए नहीं कर सकता, बगैर नोटिस दिए कर देता है। नोटिस के बाद टाइम देना चाहिए, वो टाइम नहीं देता, और उसके बाद सुनना चाहिए अगले का, उसके बाद फैसला होगा। ये सब कुछ नहीं होता और वो बंद कर देता है। फिर हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है ये गलत हो गया, बहाल हो जाते हैं। तो अगर ये दूसरी दफा के बाद उससे पूछ लेते कि यार हर दफा यही तमाशा हो रहा है यार, उसको फिक्स कर देते चेयरमैन को, वो जो भी बंदा था उस वक्त। मैं लोगों में नहीं उलझा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तीसरी दफा बंद करता कोई, 102 दफा की जरूरत ही नहीं थी। करते ना अदल का उस तरीके, रोक देते उसको। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं इन्होंने, ये समझना है। करते फैसला, रुक जाता। पूछते इनसे यार FBR के पैसे देने हैं इसको पैसे देने के बजाय क्या ऑडिट का घपला लगाया हुआ यार, तमाशा बनाया हुआ। मतलब मेरी दोनों चीज टैक्स एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्री से मैं ताल्लुक रखता हूं। गेल क्या है, करते खत्म हो जाती कहानी यार, खत्म हो जाता ये जुल्म। पूछते हैं कस्टम के सारे कागज मौजूद हैं, तुम क्या तमाशा लाए हो और क्या जरूरत थी इनको ये करने की? अगर ये एग्जेम्पशन की चीज मौजूद है इसके अंदर, मीडिया के अंदर एग्जेम्प्टेड है उसके अंदर चीज, पूछते खत्म कर देते केस। खत्म हुआ भी था कैसे, यही पूछते फिर कैसे खुल गया, खत्म हो जाता जुल्म। जालिम जुल्म नहीं कर पाता भाई। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, जालिम कुछ नहीं, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ, और खड़ी हो गई है अब। ये दोनों चीजें बल्कि अब नजर आने लगी हैं। हम तो कॉस्ट पे कराए भाई, बस अब हमारी आगे आने वाली नस्लें अच्छा एक पाकिस्तान देखें। जी, आपने को चेयरमैन बोल टीवी शुएब शेख साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। जो बातें उन्होंने की हैं वो बिल्कुल ठीक बातें हैं कि अदल जो है अगर ये होता हुआ नज़र आएगा तो आवाम को तो खैर उठ के खड़े होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और चीज़ें वैसे ही बेहतर हो जाएंगी। खैर अभी जो जुल्म इस मुल्क में किया जा रहा है कि जिसको दिल चाहता है, जहाँ से दिल चाहता है उठा लिया जाता है और उसके बाद मर्जी से उस पर केस बनाकर उसको पेश किया जाता है, फिर मामला तूल पकड़ जाता है कि उसको अंदर रखना होता है और समझाना होता है जो वो बाहर नहीं समझ रहा होता। एनीवे, इस पर बात करने के लिए इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं एहतशाम अली अब्बासी। एहतशाम, बताइएगा, कल पेश किया गया सिद्दीक जान को और 1 रोज़ा रिमांड दिया गया, क्या बातें हो रही हैं? सिद्दीक जान जिनको बोल्ड न्यूज़ के ऑफिस के बाहर से नामालूम अफराद ने उठाया था, कल जो है उनको अदालत में पेश किया गया। अदालत में एक बड़ी जो है मुज़ाहिका खेज बात सामने आई। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से सिद्दीक जान पर जो केस बनाया गया है
पुलिस की जानिब से अदालत में कहा गया है कि हमने सिद्दीक जान से एक शेल बरामद कर रहे हैं। तो वो शेल बरामद करने के लिए पुलिस जो है सिद्दीक जान को एक दिन के और जिस्मानी रिमांड पर ले गई। आज सिद्दीक जान को दोबारा पेश किया जाएगा। एहतिशाम, लाइक सीरियसली सिद्दीक जान की शक्ल देख के भी आई डोंट थिंक सो कौन सा शेल था? आंसू गैस का शेल था? शेल पकड़ा भी होगा। किस चीज का शेल था ये एहतिशाम? जी, कल जब अदालत में सिद्दीक जान को पेश किया तो जज साहब ने पूछा कि आप जो रिमांड मांग रहे हैं किस चीज के लिए मांग रहे हैं। तो अदालत में जो है पुलिस की जानिब से कहा गया कि सिद्दीक जान हमारा एक शेल ले गए, वो शेल जो है सिद्दीक जान से बरामद करना है। असल में जो है ये जो सच बोलने की जो रवायात हैं, बोल न्यूज हमेशा सच बोलता है, और सिद्दीक जान जो बहुत ही बेहतरीन सहाफत कर रहे हैं और बड़ा नाम उन्होंने बनाया है, तो पुलिस उनसे एक इंतकाम ले रही है। एक ट्वीट उन्होंने किया था जो खान साहब ने खान साहब ने अपने तकरीर की तो उसमें भी उन्होंने वो ट्वीट चलाया जिसमें कुछ नामालूम अफराद हथकड़ियां लेके छुप के खड़े हैं लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। उस ट्वीट को किसी एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया, फिर मरियम नवाज ने रीट्वीट किया। बहुत शुक्रिया। वो गुस्सा जो मरियम नवाज का। बहुत शुक्रिया एहतिशाम। यकीनन ये बड़ी मज़हका खेज बात है कि पुलिस जो हमेशा से मशहूर थी कि कहीं पर किसी पर भी कैसा भी केस बना दिया जाएगा, कैसी भी FIR काट दी जाएगी, उन्होंने सिद्दीक जान पे जो केस बनाया है वो एक आंसू गैस का शेल चोरी करने का केस है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चेयरमैन है मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, बड़ी मज़हका खेज सी ये बात है जिस खबर पे भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। सिद्दीक जान का रिमांड लिया गया उससे शेल बरामद करने के लिए, कोई शेल एक पुलिस का वो ले गए। मतलब आप किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को? मतलब कौम का बच्चा मेरा ख्याल है हंस रहा होगा। ये निज़ाम अदल कहेंगे या कुछ और कहेंगे इसको मलिक साहब? देखें, मैं कल भी मैंने बहुत सारी जगहों पे कहा कि हमारा जो कानून है, जो लॉ, उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे ये जो सेक्शंस लगा देते हैं इस्तेदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत, इसको देखने की ज़रूरत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टेड जजमेंट्स है कि इन मामलात में किसी तौर पर भी दहशतगर्दी की दफात का इतलाक नहीं होता। और सिद्दीक जान साहब को पहले जब आपके ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया गया, बल्कि उस वक्त तो ऐसा लग रहा था अगवा किया गया, तो पता ही नहीं था कहाँ लेके गए। अगले दिन जब FIR आई तो FIR देख के भी वो जाहिर बात है सारे कहते हैं कि एक फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी की दिखाने के लिए, क्योंकि जाहिर बात है वो एक साफी है और वेल नोन साफी है। और आपको सर उम्मीद है कि पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे? जी सर, हम तो बहुत उम्मीद रखते हैं, और इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह ताला ने हमें जो मौका दिया। सर वक्त कम है, एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाह रहा हूं मैं। हर लीगल एक्सपर्ट से जो अदलिया और अदल के निज़ाम से जुड़ा होता है उससे सवाल पूछता हूं। ये हम जानते हैं कि हमारा कानून अंग्रेज़ों गोरों का बनाया हुआ है, बरतानिया का बनाया हुआ है, वही हम फॉलो कर रहे हैं। सिस्टम भी उन्हीं का बनाया हुआ है। अंग्रेज जज हुआ करते थे, पहले उनको गर्मी लगती थी, वो जून जुलाई में वापस अपने मुल्क चले जाते थे कि यहाँ गर्मी बहुत है, हम अदालतें बंद कर रहे हैं। हमारे जजेस क्यों छुट्टी पे चले जाते हैं जून जुलाई में, जबकि 21-22 लाख केसेस पेंडिंग है? सर हमारे जून जुलाई में छुट्टी नहीं चले जाते, अगस्त के महीने में हमारी हॉलीडेज होती है। और मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि अभी भी 1898 और 1890 का कानून हमारे यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। फिर भी आपको उम्मीद है कि जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे? जी जी बिल्कुल जुडिशल। सर अल्लाह ताला आपकी ज़बान सच्ची करे, आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। वक्त की कमी थी लेकिन बिल्कुल उम्मीद नजर नहीं आती है। मैं क्यों झूठ बोलूं अपने लोगों के साथ, अपने अवाम के साथ, क्योंकि हम जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं। झूठ बोल बोल के थक गए हैं। हकीकत ये अगर जुडिशल रिफॉर्म्स आने होते ना, कब के आ चुके होते। ये निजाम बदलना ही नहीं चाहता। पाकिस्तानियों को इंसाफ ना मिले तो अच्छा है, उम्मीद अच्छी रखते हैं, दुआ की जा सकती है, दुआ से क्या नहीं बदल सकता, तो अल्लाह बेहतर करे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और आपने मास्टर फ्रेम में देख लिया एक बड़ी प्यारे से छोटे से मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आर्टिस्ट तो वो हैं लेकिन मेहमान भी तो है ना। मोहम्मद हमजा, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पर आए और माशाल्लाह से अपने पूरे साजो सामान के साथ आए हैं। पूरे साजो सामान नहीं, बस एक ही पियानो लेकर आए हैं। ही द पियानिस्ट। ये बताओ हमजा, पियानिस्ट बनने का शौक कैसे पड़ा? एक्चुअली पियानिस्ट बनने का शौक मुझे बचपन से पड़ा था। एंड व्हेन आई वाज इन ग्रेड 1 और 2 तो मैं स्कूल में बेसिकली कोयर क्लासेस होती थी,
वहाँ मेरे म्यूज़िक टीचर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वहाँ के स्कूल की टीचर्स, हेड मिस्ट्रेस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उससे मुझे और शौक बढ़ा। एंड आई यूज़ टू लिसन टू स्ट्रिंग सॉन्ग्स एंड कश्मीरी द बैंड सॉन्ग्स, तो उससे आई स्टार्ट लर्निंग द पियानो ऑनलाइन एंड बोथ। बचपन में मैंने म्यूज़िक। अच्छा, और हमजा की बड़ी अच्छी बात यह है कि इन्होंने किसी टीचर को हायर नहीं किया, यानी अपने लिए कि मुझे म्यूज़िक सिखाएं, स्कूल में तो सीखा, उसके बाद इन्होंने मतलब खुद से इनमें इतना टैलेंट है कि इन्होंने यूट्यूब से ही सीख। वैसे यार यूट्यूब को भी इसको मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इतने सारा प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा बनाया, इसमें हर किस्म की ट्रेनिंग मौजूद है। तो जरा पहले सैंपल हो जाए यार, एक मिनट रुके पहले जरा बजा के दिखाएं ना, हम जरा मालूम तो पड़े कि कितने पानी में आई है। कहना था तो कुछ भी तुझसे, भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया, कागज की नाव में लिखा, आधा पौना झूठा सच्चा, लफ्जों के दरिया में बह गया। लाओ हाथ जल्दी से एक वादा तो कर ले, दर्द देखो कहाँ तुम जी ले या मर ले। सजनी मैं तेरे गुन गावा, तू है मेरी ठंडी छावा, मेरा अंचा तू है ही। सजनी मैं तेरे गुन गावा, तू है मेरी ठंडी छावा, मेरा अंचा तू है ही। वेरी नाइस, सो सूदिंग, बहुत ही मतलब ऐसी आवाज़ है हमजा की कि दिल चाह रहा था कि मैं सुनती जाऊं और ये गाते मुझे लग रहा है कि ये बिलाल मकसूद के दीवाने हैं। Yes. और ये मुझे लगता है कि बड़े होके बिलाल मकसूद पार्ट 2 बनेंगे। Yeah, he's a very big supporter of me. उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि मैं अपने टैलेंट को कंटिन्यू करूं, ग्रो करूं। कैसे मोटिवेट किया, कैसे मिले आप उनसे, वो क्या अवेलेबल होते हैं आप जैसे स्टार्स के लिए? बेसिकली आई स्टार्ट विद अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड QAP, और मैंने फेसबुक पे अपनी वीडियोस अपलोड करना शुरू की थी। आई लाइक मोस्टली अपलोडेड स्ट्रिंग सॉन्ग्स, क्योंकि मुझे उनके सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते थे। बिछड़ा यार, सर की ये पार, दीज आर वन ऑफ द क्लासिक्स, यू नो। तो मैंने पोस्ट किया, उन्होंने मेरे बहुत सी पोस्ट में कमेंट किया, मुझे सपोर्ट किया, so I got motivated. You met him as well? Yeah. How did you meet him? Like Liberty Festival, I think Literature Festival में उनसे मिला था। Okay. बिलाल मकसूद से, he released his new nursery rhymes. तो कुछ टिप्स मिली उनसे आपको? टिप्स तो वैसे मुझे अपने टीचर से मिली, बट उन्होंने वैसे मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं अपने टैलेंट को ग्रो करूँ। और so we're grateful to बिलाल मकसूद as well, क्योंकि वो इस मुल्क के स्टार हैं, बहुत बड़े लेजेंड हैं, वो इस तरह के अपकमिंग स्टार्स को सपोर्ट करते हैं। वी रियली अप्रिशिएटेड, आई थिंक इट्स अ ग्रेट जॉब डन बाय यू बिलाल। और आप जैसे स्टार्स और जिस तरह जितने भी हैं, अली जफर है, बिलाल है, आतिफ असलम है, आप सबका ये फ़र्ज़ है कि मुल्क में आने वाले टैलेंट को सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू। हमारे प्रोड्यूसर साहब की एक फरमाइश आई है, वो कह रहे हैं स्ट्रिंग्स का वो गाना सुने इनसे आप अच्छा सा। सैयद मुदस्सिर हुसैन हमारे प्रोड्यूसर हैं, बड़े ख़तरनाक किस्म के आदमी हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो प्रोटीन्स वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं, आजकल वेट गेन कर लिया है, जब उन्हें गुस्सा आ जाए तो पंच मार देते हैं। क्यों ना हम उनकी बात मानने से पहले वो मुझे पंच मारें। चलिए जी, आप सुनाए गाना स्ट्रिंग्स का कोई, like any song, any song, which one you like? Okay. This song is from Ali Hamza. मेरे यार मेरे लोग, मेरे यार मेरे लोग, मेरी कायनात मदहोश, सब खो गए हैं कहाँ मेरे लोग। मेरे यार मेरे दोस्त, मेरा ढूंढता दिल बेहोश, सब सो गए हैं कहाँ मेरे लोग। अब जो आज है कल ना हो, चाहे न दिल ये मेरा आज, जो भी है कल ना हो। भूलो ना मेरे यार, एतबार है उस पार, तुम बदलो बदले दिल बदले लोग। मेरे यार मेरे दोस्त, मेरी बंदगी में है रोग, कब जाग उठेंगे सब मेरे लोग मेरे लोग।
क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आपके अंदर एक बर्गर भी है। आप भले गाने बन कबाब वाले सुनते हो, लेकिन बर्गर गाने भी आप सुनते हैं। आई एम श्योर। इंग्लिश में आपको क्या पसंद है? इंग्लिश में मुझे डिफरेंट सॉन्ग्स पसंद है एंड आई थिंक आर्केड फ्रॉम डंकन लॉरेंस इज अ गुड। सुनाइए जरा, हमारे प्रोड्यूसर साहब आपकी अंग्रेजी चेक करना चाहते हैं। A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me home. I spend all of the love I save. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game. Ooh. All I know, loving you is a losing game. वाह, वेरी नाइस, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, वैसे मैं एक बात सोच रही थी कि आप मतलब जितने भी सॉन्ग्स अभी आपने सुनाया उनका जो पिच था वो कुछ लो था, वो ऊपर 13 साल का है भाई, उसका लैरिंग्स और फेरिंग्स अभी ग्रो हो रहा है। नहीं, जब फुली ग्रो हो जाएगा, बलूगत की उम्र पे आके ना वो गाते हैं बच्चे, छोटे बच्चों के जैसे और ऊपर के लगते हैं। हमारे एक बच्ची आई थी अलिशा, उनकी आवाज बिल्कुल लता मंगेशकर जैसी, ऐसी पतली सी आवाज है। टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन आई थिंक इनका क्योंकि ये एक म्यूजिशियन भी हैं, साथ साथ पियानिस्ट भी हैं, साथ साथ जब आप दो चीजें सिंगिंग भी साथ सीख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट भी साथ सीख रहे हैं, तो इट टेक्स अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम। लेकिन आई थिंक ही इज अचीव्ड अ लॉट माशाल्लाह से। माशाल्लाह। प्लान क्या है? अब देखो, अब अल्लाह का शुक्र है कि अब सोशल मीडिया, यूट्यूब की वजह से हमें कंपनीज की जरूरत नहीं होती है किसी भी म्यूजिशियन को लॉन्च करने के लिए। सो आपका प्लान क्या है? यूट्यूब पेज बना चुके हो? कितने फॉलोअर्स हो चुके हैं? कितने और चाहिए? Well, currently have an Instagram page. Only? Like YouTube channel नहीं है? YouTube channel था, but like I didn't do YouTube mostly. Pursue नहीं किया आपने उसे? Yeah, so Instagram and Facebook. नहीं, YouTube पे भी आइए बिकॉज वहाँ से ज़्यादा जल्दी पैसे बने। अच्छा, चलिए थोड़ा सा मुझे बताइएगा, अपने स्कूल में आपने इवेंट्स में क्या सिंगिंग की है, और मतलब थोड़ा सा फ्रेंड्स कहते हैं गाने सुनाओ, थोड़ा सा अपनी एजुकेशन किस तरह की जा रही है, सब कुछ इस बारे में बताएं आप। या सो बेसिकली स्कूल के जो कोर्स होते हैं उसमें मैं अपनी सिंगिंग कंटिन्यू रखता हूँ। डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे कल्चरल डे हो गया और वुमेंस डे हो गया, इसके रिलेटेड मैं गाने गा लेता हूँ उसके अलावा। और मैं पे यू? या नहीं, पे नहीं करते। अब मज़ा तो उस दिन आएगा ना जब पैसे भी कमाना शुरू करें ना, ज़रूरी यही है। या अब वो टाइम आगे वेरी सून। टारगेट क्या रखा है कि बाय 16 इयर्स ऑफ एज? आई थिंक फ्यूचर में मैं डॉक्टर बनूंगा एंड दिस टैलेंट मैं अपनी साइड में रखूंगा। अच्छा, डॉक्टर बनने का ख्वाब आपका अपना है या अब्बू ने आपके ऊपर जबरदस्ती डाला है? नहीं, अपना है। अपना है? व्हाई डू यू वांट टू बी अ डॉक्टर? आई वांट टू बी अ डॉक्टर क्योंकि मुझे पेशेंट्स ट्रीट करने का शौक है, और स्कूल में भी मुझे साइंस मेरी बात सुने तला, ये मल्टी टैलेंटेड बॉय है, आपको पता है इन्होंने कमर्शियल्स भी किए हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं, फिर डॉक्टर भी बनना है, ये कहीं पर भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। अगला मेरा सवाल ये होना चाहिए, आपके अब्बू क्या करते हैं? My father is an engineer. माशाल्लाह, क्योंकि उनकी सपोर्ट की बदौलत ही आप यहाँ पर पहुँचे हैं, या मॉम एंड डैड कितना सपोर्ट करते हैं आपको वो? My mom supports me a lot. मुझे डिफरेंट चैनल्स में लेकर जाती है मामा। इसके अलावा जो डैड क्या करते हैं? डैड क्या करते हैं सपोर्ट करने? डैड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, वो मुझे इनकरेज करते हैं कि वो फीस भरते हैं सारी जगहों की जहाँ पे आप जाते हैं सीखने के लिए और सिखाने के लिए। दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। सलाम है सारे डैड्स को। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप हमने कमर्शियल्स किए, कमर्शियल्स यानी कि एक्टिंग का भी शौक है आपको? एक्टिंग लाइक आई डोंट मोस्टली डू एक्टिंग। तो मतलब कमर्शियल्स कैसे किए, मतलब कैसे ख्याल आया कि मुझे कमर्शियल्स भी करने चाहिए? कमर्शियल्स बेसिकली जब मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू की, सो लाइक द स्टूडियो के जो मैनेजर्स थे उन्होंने मुझे कॉल किया एंड दे कॉल मी फॉर डिफरेंट कमर्शियल्स सच एज डिटॉल एंड निप्पॉन पेंट्स एट्सेट्रा। तो लाइक बेसिकली उन्होंने मुझे अप्रोच किया एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे QAP, वहाँ से बहुत आर्टिस्ट आए, उन्होंने मुझे देखा, मेरे टैलेंट को ग्रो करने की कोशिश की। What else do you do to keep yourself fit physically? Like I really like to play cricket.
in my school. क्रिकेट में तो कोई फिजिकल फिटनेस है ही नहीं, भाई runs आधा के लिए वक्त भागना बैटिंग पड़ता बॉलिंग है। करोगे, बाकी वक्त Runs खड़े के रहोगे, लिए बॉल भागना आएगी, पड़ता है, बॉल बॉल आएगी, के पीछे भागना पड़ता है, रनिंग होती है। फुटबॉल खेलो फिजिकल फिटनेस के लिए, टेनिस है, स्विमिंग है, रनिंग है। ये शख्स क्रिकेट के बहुत अगेंस्ट है, जो कि होना नहीं चाहिए। अच्छा, आप हमारे साथ रहिए हमजा, एक अहम खबर भी हमारे पास है जो कि बहुत ज़रूरी है, हम नाज़रीन को बताते हैं। पानी नाज़रीन ज़िंदगी है, जिसके बगैर इंसानी ज़िंदगी का तस्वुर ही मुमकिन नहीं है। दुनिया भर में 22 मार्च को पानी का दिन मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतिमाम रमा साल इस दिन की थीम जो है बी द चेंज, यानी तब्दीली बनो है। इस वक्त हमें पानी के आलमी बहरान का सामना है, इसीलिए अब बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत महसूस की जा रही है। ज़िंदगी के लिए ज़रूरी इस कीमती वसीले की तलब हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। तकरीबन 4 अरब लोगों को साल के कम से कम 1 महीने में पानी की शदीद किल्लत का सामना होता है, चूँकि पानी ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं के लिए लाजमी है। इसीलिए इसका तहफ़्फ़ुज़ और मुनासिब इंतज़ाम यकीनी बनाना ज़रूरी है, ताकि 2030 तक हर एक को ज़िंदगी के इस लाजमी वसीले तक मसावी रसाई मैसर आ सके। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पानी की जो सिचुएशन है उस पर भी तशवीश का इजहार किया गया है। शरह पहले से बढ़ती जा रही है। 2000 से अब तक सैलाबों में 134% तक इजाफा हो चुका है, जबकि खुश्क साली का दौरानिया 29% बढ़ गया है। साफ़ पानी की फराहमी, निकासी आब और सेहत व सफाई की सहूलियात तक रसाई यकीनी बनाना अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडा बराए पायदार तरक्की 2030 के अहदाफ में शामिल है। बहुत अच्छी बातें कही आपने, अल्लाह करे कि इन बातों को हमारे पाकिस्तानी सुनकर कुछ सोचें करना क्या है। आखिरी बार जब हमने सोचा था सैरिश, अगर आपको याद हो, तो हमने एक डैम फंड बनाया था। डैम फंड के अंदर आपको मालूम है पाकिस्तानियों ने कितने पैसे जमा किए थे? भाषा डैम फंड। कितने पैसे जमा किए पाकिस्तानियों ने? 9 अरब रुपए। आपको मालूम है डैम फंड के एडो के ऊपर कितने पैसे खर्च हुए? 14 अरब रुपए। तो डैम फंड के नाम पर हमें डैम फूल बनाया गया। उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानियों के साथ ये खेल खेलना अब छोड़ दीजिए, सच बोलिए, वो काम करें जो पाकिस्तान के मफाद में हो, पाकिस्तान के टैलेंट को सपोर्ट कीजिए। जिस तरह का टैलेंट इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है, टैलेंट बहुत है, बस सारा बाहर जा रहा है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदा भाग। क्या सुनाएंगे अभी हमजा फाइनली कुछ बताइए, सुना दें हमें उनके, फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। I'm gonna present a string song. अच्छा चलिए, कल के काम करते हैं नाज़रीन, हम ब्रेक ले लेते हैं। आप तलहा सुनते हुए जाते हैं, जाते जाते सुनिए। चले हमजा। So this is a string song. Betrayal. मिल गया वो जो चुरा के मेरी आंखों से निंदिया ले गया था। दूर एक गाँव है, वहाँ ठंडी छाँव है, बहती नदियाँ है, जाना है नदिया के पार। करे मेरा इंतजार। थोड़ा करीब है, थोड़ा करीब आ गए। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। आप जानते हैं कैमरामैन कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और हमें देखना पड़ता है, लेकिन आपको वेलकम बैक कहेंगे और लेकर चलेंगे आपको अब कुछ मूवीज की दुनिया में, फिल्मी दुनिया में, क्योंकि हम जानते हैं ईद जब भी करीब आती है सैरिश, तो फिर वो तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, आपको पता, हाँ, फिल्म्स रिलीज होती हैं क्योंकि सबको ये पता होता है कि ईद के मौके पर बच्चों के पास ईदियाँ इकट्ठी हुई होंगी और ऐसे में सिनेमा और तफरी और पॉपकॉर्न्स और ये सब चलता है। तो जनाब अब हॉलीवुड की, बल्कि ये लॉलीवुड नहीं होना चाहिए, ये हॉलीवुड है। ये वैसे हॉलीवुड की मूवी है शज़ैम सैरिश, जिसकी बात हो रही है, वो सुपर हीरो। अच्छा, लॉलीवुड की भी एक मूवी जनाब आ रही है, मेरे ज़हन में ये है कि उसकी भी ईद का मौका है तो बात करेंगे। आप देखती हैं लॉलीवुड की मूवीज? मैं देख लेता हूँ थोड़ा बहुत, कि जो मतलब जिस तरह एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, सोशल मीडिया पे एड्स होते हैं। ये शज़ाम की बात करें, बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बड़ा ये कमर तोड़ बिजनेस करेगी, लेकिन इसने इतना बिजनेस नहीं किया दुनिया भर में, सैडली। पाकिस्तानी फिल्म शायकीन के लिए खुसूसी पैगाम भेजा है जनाब, और डीसी यूनिवर्स की फिल्म है शज़ाम, जिसका सीक्वल हाल ही में रिलीज़ हुआ है। फिल्म की कास्ट को मालूम है कि पाकिस्तान में भी उनके मद्दाहों की बहुत बड़ी तादाद है। तो फिल्म के सुपर हीरो जो हैं चेरी लेवी और दीगर कास्ट ने एक वीडियो पैगाम में पाकिस्तानी शायकीन को सलाम पाकिस्तान के अल्फाज से मुखातिब किया है जनाब, तो बड़ी अच्छी बात है। अब मैं सैरिश से पूछना चाहूँगा, सैरिश आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है?
वैसे तो मुझे मूवीज़ देखने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब देखूं तो बच्चों के साथ स्पाइडरमैन ही देखती हूँ, लेकिन एंजॉय करती हूँ मैं स्पाइडरमैन। अच्छी उसकी सीरीज़ होती है, कभी वो किसी एक्ट्रेस के साथ आ जाते हैं, कभी वो किसी के साथ आ जाते हैं। मेरा फेवरेट है डेडपूल। डेडपूल, अच्छा। मुझे लगता है कामरान भाई को बड़ा पसंद होगा डेडपूल। कामरान हमारे साथ मौजूद है। कामरान जावेद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एंटरटेनमेंट मूवी इंडस्ट्री के बहुत बड़े क्रिटिक हैं और बहुत यकीनन मशहूर हैं। कामरान, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। शज़ैम का बिजनेस ना करना क्या वजह हो सकती है, एंड हु इज योर फेवरेट सुपर हीरो? फेवरेट सुपर हीरोज, ओह माय गॉड, बहुत सारे हैं। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी ओवर अगेन। एंड बहुत सुपर हीरोज हैं, आई मीन इट ऑल डिपेंड्स कि कोई राइटर उस सुपर हीरो के साथ कितनी अच्छी कहानी कह रहा है। तो मेरा फेवरेट डेडपूल है, आपका फेवरेट कौन सा है? कम ऑन, गिव मी वन। बचपन से तो स्पाइडरमैन रहा है, फिर बैटमैन रहा है। डेडपूल इज अ वेरी क्वर्की कैरेक्टर, बड़ा मजेदार कैरेक्टर है। ये शज़ैम ने बिजनेस नहीं किया कामरान, हाउ कम? ये आजकल ये एक छोटा सा सुपर हीरो फिटीग होना शुरू हो गई सबको ना। बहुत सुपर हीरो टाइटल्स आ रहे हैं, हर हफ्ते हर महीने एक आ रहा होता है। आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, वहां आ रही हैं, तो सुपर हीरो फटीग हो चुका है, सीरीज पे सीरीज, मूवीज पे मूवीज। तो अब एक पॉइंट के बाद थोड़ा सा चार्म कम हो जाता है। शज़ैम का बजट एक तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, 200-300 मिलियन अमूमन ऐसी मूवीज का होता है, ये तकरीबन 125 मिलियन के करीब है। मगर वर्ल्ड वाइड इसका सिर्फ अपनी ओपनिंग के अंदर सिर्फ 60 मिलियन 66 मिलियन करना, 38 डोमेस्टिक यूएस, 36 इंटरनेशनली, तो वो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, और ये वही सुपर हीरो फटीग के ऊपर सिग्नल करता है जो अभी कुछ महीने पहले एटमैन के साथ हुआ था, पिछले महीने। वो उसने भी तकरीबन अब जाके कोई 3-4 हफ्ते में कोई 460-470 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाया है। अच्छा, वैसे कामरान मुझे एक बात बताइएगा कि अब चूंकि चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, वो पहले वाली बात अब नहीं है, लोग अब बहुत ज़्यादा एक्शन को, यहाँ पे डिजिटलाइज हो गई है स्क्रीन बहुत ज़्यादा। आपको क्या लग रहा है, लोग अब ज़्यादा पसंद क्या कर रहे हैं? कौन सी फिल्म ऐसी हैं जो कि बिजनेस ज़्यादा कर रही हैं? उनमें इंग्रेडिएंट वो कौन सा जो कि सेम है और लोग उसको देखना चाहते हैं? देखिए, एक चीज़ जिससे हमेशा फिल्म चलेगी वो होगी कहानी। अब महंगी फिल्मों के साथ क्या होता है कि कहानी में आ जाता है क्लीशे। आपके पास वो चीजें आ जाती हैं, सही, जो एक रूडिमेंट्री फॉर्मूला का हिस्सा होता है, जो आप बार बार देखते हो, वो रिलेटिवली सेफ भी होता है ना। कहानी अगर अनसेफ थोड़ी सी हो जाए, थोड़ी सी एडवेंचरस हो जाए कहानी कहने के तरीके में, तो ऑडियंस का जाहिर बात इंटरेस्ट भी आएगा, उनको कुछ नया देखने भी मिलेगा, और वो नई चीज देखने के लिए फिर वो सिनेमा जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आजकल अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि होलसेल फैक्ट्री वाइड माइंडसेट के साथ जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उस वजह से ऑडियंस थोड़ी सी दूर होती जा रही है। ऑडियंस पास ऑप्शन भी आ रहा है, प्लस साथ सबसे बड़ी बात ये होगी कि सिनेमा का टिकट एक तो बहुत महंगा हो गया है। कोई 3-4 हज़ार 5,000 रुपए जाया करके एक वो फिल्म ना देखे या ना देखना चाहता है जिसके अंदर आपको वही सेम चीजें रिपीट के ऊपर देखने मिलती है ना। तो अगर पहले की तरह स्ट्रीमिंग इतनी ज्यादा फैलती नहीं तो शायद ये ऑप्शन अभी भी खुला होगा, मगर अब नहीं है ऐसी बात। अच्छा, वैसे मुझे ये लगता है कुछ मार्केटिंग टैक्टिक्स भी होते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, तो मौला जट ने काफ़ी बिजनेस किया था, और अभी मैं हाल ही में एक खबर देख रही थी कि मौला जट की जो टिकट है वो अब 300 रुपया कर दी गई है। ये एक मार्केटिंग टैक्टिक है कि ईद आ रही है, जो लोग महंगे टिकट की वजह से नहीं देख सके फिल्म को, वो अब ये 300 का टिकट लेके मौला जट देखने जाएंगे। क्यों ये 300 की है? देखिए, 300 की टिकट तो बहुत अच्छी खबर है ऑडियंस के लिए, मगर आप मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों ने मौला जट देखनी थी उन लोगों ने मौला जट देख ली। अब सिनेमा के अंदर शज़ैम भी नहीं चल रही, एंटमैन भी नहीं चल रही, कुछ भी नहीं चल रहा, तो सिनेमा को तो भाई अब ईद पे भी चलाना है, सिवाय आई थिंक विद एक्सेप्शन टू कैकरी जो अपने आप को ईद पे बंद कर देता है कराची के अंदर, बाकी सारे सिनेमास खुले होते हैं। तो मगरिब से लेके रात 12 बजे तक और सिनेमा चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको सामने से कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा ना। और अभी अनफॉर्चुनेटली भी आप कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली भी ये बात कह सकते हैं कि मौला जट का बॉक्स ऑफिस अभी भी चल रहा है, हल्का चल रहा है, बहुत हल्का चल रहा है। तो एग्जिबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सोचा कि एक छोटी सी रिलीफ दे दी जाए। इसके पीछे भी एक बड़ी लंबी कहानी है, मगर व्हाट आई एम गोइंग टू से इज दैट कि कम टिकट प्राइसेस आए हैं, क्या पता शायद फुटफॉल सस्टेन कर ले। ये आपके पास कम टिकट चलेंगे अंटिल आई थिंक अप्रैल 20th। कामरान, मेरा क्वेश्चन आपसे एक होना है, वो ये है कि अगर लॉलीवुड कोई सुपर हीरो मूवी बनाता तो सुपर हीरो का कामरान नाम क्या होता? दे मार 4.5, अड़ा उड़ी, हटो बच्चो, आप क्या रेकमेंड करेंगे?
भाई आपके तो तीनों टाइटल बहुत अच्छे लगे मुझे। तला इसी टाइप के और भी टाइटल आए हैं। आपको याद होगा काफी अर्से पहले एक फिल्म जो टेक्निकली सुपर हीरो होनी चाहिए, इनविजिबल मैन का वर्जन बना था, मिस्टर इंडिया, तो वो तो चली, मगर अभी हाल ही में एक मूवी आई है, आई थिंक क्रिश आई थी, ऑल्दो क्रिश आपको अंदाजा नहीं होता है कहां से सुपर हीरो टाइटल है किसी। लॉलीवुड पाकिस्तानी, अच्छा लॉलीवुड, ओह माय गॉड। कोई एक नाम दे दे अपना, अपना कोई बता दें पाकिस्तानी सुपर हीरो कौन होगा? सुपर हीरो कौन होगा मतलब क्या नाम होना चाहिए? मौला जट ही हो सकता है मेरा ख्याल। नहीं मौला जट आ गया, वो सुपर हीरो नहीं है ना, इंसान ही है। नहीं वो सीरीज आएगी ना फिर उसकी, उड़ने वाला होगा कोई। गंडासे की नीलामी पता आपको कितने की हुई है उसके? वो छोड़े ना, वो तो कुछ भी हो सकता है। अभी मेरे सवाल का जवाब मुझे ढूंढने दें। कामरान, पाकिस्तानी सुपर हीरो क्या होगा? आपके पास शान भी है, सही है, मगर आपके पास नए कुछ एक्टर्स भी हो सकते हैं जिनकी बॉक्स। मिस्टर कचरा, मैं कह रहा हूँ कैरेक्टर का नाम बताया ना। मिस्टर कचरा, कचरा उठा रहा होगा, नहीं। मिस्टर बिजली ला रहा होगा हर जगह पे। मिस्टर गैस फैला रहा होगा। क्या क्या हो सकता है पाकिस्तान में? प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं हमारे पास। डेडलीस्ट पूल, सबसे खतरनाक पूल, डेडलीस्ट पूल। अच्छा चले, मुझे ये बताएगा कि मनी बैक गारंटी पाकिस्तानी एक मूवी आ रही है जनाब ईद पे, और ये थ्रिलर एक्शन मूवी है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फैसल कुरैशी, क्योंकि मेरे बड़े पुराने अच्छे जानने वाले भी हैं, मैं उनको हैदराबाद से बचपन से जानता हूं। कामरान, तो फैसल कुरैशी ने हमारे बचपन में ना टर्मिनेटर 2 जब आई थी नई आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की, तो उसको उर्दू में डब करके लेकर आए थे। अब सारे उनके जो दोस्त थे पब्लिक स्कूल में, उन्होंने टर्मिनेटर 2 को डब किया था। तो मैं उस वक्त से फैसल कुरैशी को फॉलो कर रहा हूँ। एंड आई टेल यू दिस कि यार जो टैलेंट फैसल कुरैशी में है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में हमें दोबारा मिलेगा, चाहे वो एडवर्टीजमेंट्स हो, चाहे वो मूवी की साइड हो। व्हाट विल यू से कामरान? भाई आई एग्री विद यू 100%, क्योंकि फैसल को मैं भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। एड्स तो सब लोगों ने इसकी देखी होंगी, जो एक आपके टेल्को का ब्रांड है जिसके ऊपर बड़ी फनी कमर्शियल्स उनके बने थे, काफी बड़े इंजीनियसली बने थे। तो फैसल की एक अच्छी बात यह है कि फैसल थिंक्स अ लिटिल आउटसाइड द बॉक्स। अभी भी पाकिस्तान के अंदर अगर आप देख रहे होंगे रोमांस ड्रामा कॉमेडीज चल रही होती है, फैसल लेके आ रहा है एक हाइस्ट मूवी जिसके अंदर एक बहुत सारे एक रिवील है जो देना नहीं चाहिए, जिसके अंदर वसीम अकरम कपड़े धोते हुए नजर नहीं आएंगे। जी, जिस मूवी के अंदर वसीम अकरम कपड़े धोते हुए नजर नहीं आएंगे। हाँ, अग्री, वो कुछ और धो रहे होंगे, मगर बहुत मजेदार मूवी निकलने वाली है। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेटर मूवीज टू कम आउट ड्यूरिंग दिस सीजन, क्योंकि अब आपके पास कंपटीशन वैसे भी पाकिस्तान से बचा नहीं है। मौला जट के बाद ऑडियंस को सिर्फ हाई कॉन्सेप्ट मूवीज चाहिए होती हैं, नथिंग एल्स। तो मनी बैक गारंटी इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोस हाई कॉन्सेप्ट मूवीज। आपको गोरे का टच भी मिलेगा, आपको पाकिस्तान का टच डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा कुछ देखा हुआ है फिल्म का, तो मैं इसको ऑथेंटिकली आपको बता सकता हूँ। सही। अच्छा, मुझे कामरान एक सवाल हमारे प्रोड्यूसर साहब की तरफ से भी आया था, वो रह गया दरमियान में। ब्लैक एडम्स के बारे में वो जानना चाह रहे थे कि इसने बड़ा बिजनेस किया है, इस मूवी में ऐसा क्या खास था जो ये चली? नहीं, ब्लैक एडम भी सही बिजनेस नहीं किया। वो जो पूछ रहे थे, ब्लैक एडम ने भी सही बिजनेस नहीं किया, इस तरह शज़ाम ने भी सही बिजनेस नहीं किया। तो डीसी यूनिवर्स की जितनी भी मूवीज आ रही हैं वो सब पिट रही हैं। वो वजह क्या है इसकी? मार्वल भी कॉन्स्टेंटली फटीग हो गया। ब्लैक एडम ने भी उसके ऊपर बड़ा बिजनेस नहीं करा। आपके पास जो हाइप के साथ आई थी, एक तो पहली बात मूवी अच्छी होनी चाहिए। ब्लैक एडम एक बहुत बुरी मूवी, बहुत फारे। तो जब आप देख के निकलते हैं तो आपका वर्ड ऑफ माउथ होता है, जो आपका दूसरा बंदा सिनेमा में जाने वाला होता है, आप उसको पहले से फोन वार्न कर देते हैं कि यार बुरी फिल्म है, देखने मत जाना। तो ये जो वर्ड ऑफ माउथ फैलना शुरू हुआ ना, उसने ब्लैक एडम की बहुत ऐसी की तैसी कर दी उसके बॉक्स ऑफिस की, तो वो एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया था। प्लस साथ डीसी यूनिवर्स अगर आप देखें तो वो अब जाके रीबूट हो रहा है, एक नई चेन ऑफ कमांड आ चुकी है। जेम्स गन ने टेक ओवर कर लिया, जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मार्वल के लिए डायरेक्ट करता था, अब वो पूरा डीसीयू का हेड हो चुका है, नए डायरेक्शन में लेके जाएगा वो। कामरान आखिरी शज़ाम आखिरी आप समझिए कि फटका है पुराने डीसीयू का। अब नया एक ज़माना आएगा, एक नई चीजें आएंगी, बहुत जल्दी आएगा, 2 साल में आएगा। अच्छा, वैसे मेरा जी तलहा तो कामरान, अब आप एक मूवी लवर हैं, मैं भी बचपन से मूवीज बहुत ज्यादा देखता आया हूँ। अब हमेशा से मैं सोचता था कि आईमैक्स सिनेमा, हमारी जो सिनेमा इंडस्ट्री है वो ग्रो क्यों नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल आईमैक्स सिनेमा आज हम देखते हैं कि लाहौर में 1-2 स्क्रीन्स आ गई हैं, शायद इस्लामाबाद में भी आ गई हैं, कराची में नहीं आ रही हैं। तो हमारे सिनेमा का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा, नई स्क्रीनें नहीं आ रही हैं, और जो पुरानी स्क्रीनें चल रही हैं वो हार्डली सर्वाइव कर रही हैं। क्या आपका दिल टूटता है, दुखता है इस बात के ऊपर? देखिए, मुझसे ज्यादा किसको क्या दुख होगा, क्योंकि मेरा काम ही है टू गो आउट एंड वॉच मूवीज एंड टॉक अबाउट देम।
रिव्यू देम, एनालाइज देम, स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री देखना कि कहाँ हम अभी खड़े हुए हैं, क्या हमारा 2 साल पहले हमारी जो हालत थी वो हमसे आज बेहतर है, हम उससे बुरे हैं। तो जब सिनेमा का आप ये हालत देखते हो, जब आप मूवी देखने जाते हो, एवतार में देखने गया था, इफ यू रिमेंबर हमारी बात भी इसके ऊपर हुई थी, शो पे आया था आपके पास। दुख होता है कि जब 5,500 रुपए का टिकट हो जाता है और एवतार अपने फर्स्ट डे फर्स्ट शो के ऊपर सिर्फ 40 to 50% ऑक्यूपेंसी, 60% ऑक्यूपेंसी पे चल रहा होता है पाकिस्तान वाइड, तो बहुत दुख होता है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास, गवर्नमेंट को मैं 100% इस बारे में इसके ऊपर ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि हर चीज के ऊपर गवर्नमेंट को आप ब्लेम कर देते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए था कि इनिशिएटिव्स दे, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सिनेमा को उठाने का सबसे बड़ा जिम्मा पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स पे था। हम लोग फॉरेन कंटेंट पे एक हद तक रिलाई कर सकते हैं, सिनेमा हमेशा अपनी होम ग्रोन प्रोडक्ट पे उठता है, और वो हमने कभी अच्छा नहीं बनाया, स्पेशली इन द लास्ट 10 years। बहुत सही। अच्छा, लेकिन खैर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, गवर्नमेंट का भी इसमें मतलब किरदार होना चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारा जो सिनेमा है वो बेहतर होगा। एक तो बिलाल लाशारी से, और दूसरा शुएब मंसूर की कहा जाता है कि मूवीज़ की गारंटी होती है कि वो उनके साथ जो काम करता है वो कहता है जी मूवी तो हिट होगी है। तो एनीवे, अभी जिस तरह आपने मौला जट भी देखी है, बिलाल लाशारी ने ज़बरदस्त काम किया है, बाहर लोगों ने उसको इतना पसंद किया है, और यही वजह है कि लोग अब तक देख भी रहे हैं इस मूवी को। तो जब इस तरह के फिल्म मेकर्स आएंगे तो एक्सपेक्ट यही किया जाएगा कि इंशाल्लाह ये इंडस्ट्री भी बेहतर होगी। नहीं कहना पड़ेगा कि उनको बैन करें, सिर्फ हमारी मूवीज़ देखें, भले वो पिटी हो। तो बहुत शुक्रिया आपका कामरान, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। यकीनन कामरान की तरफ से बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग क्रिटिक्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री एंड द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। लेकिन अब हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और कुछ मजहबी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि रमज़ान की आमद है, और रमज़ान की आमद है के साथ दुनिया भर के जो मुसलमान ममालिक हैं वो रमज़ान पैकेज अनाउंस करते हैं, कहते हैं रमज़ान के अंदर ये रिलीफ देंगे, ये डिस्काउंट देंगे, ये सेल लगाएंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, रमज़ान आ रहा है, कीमतें बढ़ा दो, मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी उरूज पर पहुँचा दो, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ सिस्टम तो है नहीं। तो फिर 5 उंगलियां घी में डालो और लूट लो आवाम को जितना लूट सकते हो, क्योंकि रमज़ान आ रहा है। ऊपर से आवाम के ऊपर भी एक अजीब सा बुखार तारी हो जाता है रमज़ान में, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कम खाने का कह रहे होते हैं, हम कहते हैं अब बड़े से बड़ा दस्तरखान बनेगा, रोज़े में पूरा दिन खाने की वीडियोस देखेंगे और बोलेंगे हमारा रोज़ा है। अल्लाह पे रहम फरमाए। हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आलिम दीन है, जमील राठौर साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। रमज़ान का जो सर पैगाम था हज़रत इंसान के लिए, हमने उसको उलट क्यों समझ लिया? हम उस पैगाम को आज तक समझ नहीं पाए राठौर साहब। मैं तो जब भी अपने मुसलमान भाइयों से मिलता हूँ और रोज़ों का जिक्र करता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई रोज़े तो पूरा साल रखने के होते हैं, आप क्यों सिर्फ रमज़ान में रखते हैं? उनको लगता है सिर्फ रमज़ान में ही रोज़े रखे जाते हैं। तो जो जिस्ट ऑफ रमज़ान है, जो रूह ऑफ रमज़ान है, जो मैसेज ऑफ रमज़ान है, क्या आपकी नज़र में मुसलमानों तक पहुँचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तलहा भाई आपको और सहरिश को और आपके सारे व्यूअर्स को समीम क़ल्ब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि माह रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला ने, जब बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, मैं ये समझता हूँ अल्लाह ने जहाँ माह रमज़ान में मुआशी बरकतें रखी हैं, जहाँ माह रमज़ान में अल्लाह ने अखलाक़ी तौर पर अपने आप को संवारने का मौका दिया है, इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फ़िज़िकली अपने आप को मजबूत, मुस्तहकम और बीमारियों से बचाने का मौका भी अता किया है। इसलिए फरमाया कि सूमू तसहू, रोज़ा रखो और सेहतमंद हो जाओ। चुनाचे आपने बिल्कुल सही बात की कि माह रमज़ान आता है, इसमें कोई मुबालगा नहीं। अल्लाह के हबीब लबीब ने फरमाया कि वो महीना है जिसमें अल्लाह अपने बंदों के रिस्क को बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं, रिस्क तो बढ़ेगा, इसका मतलब नहीं कि हमने ज़्यादा खाना है। मैं एक दफ़ा कराची टू डेलस फ्लाई कर रहा था, तो मुझे रास्ते में एयर होस्टेस ने लाकर मुझे खाना दिया, तो मैंने कहा नहीं यहाँ ये मेरा फास्टिंग। बोलती ओह इज इट नॉट द सेम मंथ इन विच द मुसलमान हैव द लॉट ऑफ फूड इन देयर टेबल्स। मैंने कहा जी हाँ, ये वही महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला हमारे दस्तरखान पर अनवाउ अक़साम के खाने चुन देता है। देखिए, मैं आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का पैरोकार हूँ, और आपकी सुन्नत मुबारका है कि जब माह रमज़ान आता था तो अब बिल्कुल थोड़ी सी कढ़ाई से या शोरबे से सहरी करते थे, थोड़ी सी दही लेते थे और उसके बाद फिर आप रोज़ा रख लेते थे। रात को आप खजूर के साथ जो है अफ्तार करते थे। अफ्तार के बाद फिर आप
नमाज पढ़ते थे सलातुल अव्वाबीन, फिर उसके बाद इशा है, फिर तरावी है, और उसके बाद फिर आप हल्का सा थोड़ा सा बस शोरवनुमा सालन लेते थे, और उसके बाद फिर पूरी रात आप हालत क़याम में होते थे। तो मालूम हुआ कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमें ये पूरा मैसेज अता फरमा दिया कि इस महीने में ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल वो सारे अनवा अक़साम के खाने जो आम तौर पर हम नहीं खाते, डॉक्टर्स की एडवाइस पर अमल करते हैं कि जनाब हमने तली हुई चीज़ें नहीं खानी, हमने तले हुए बाहर के पकौड़े नहीं खाने, हमने कुछ समोसे नहीं खाने। लेकिन मैं देखता हूँ कि जितनी भी मुरगन ग़िज़ाएँ हैं और जितना भी जंक फूड है, जितना हम माह रमज़ान में लेते हैं शायद किसी महीने में नहीं लेते। जितनी वैरायटी हो जमील साहब, वो उतना ही कहा जाता है कि दस्तरखान इतना वसी था कि बहुत मज़ा आया आज अफ्तार का। एनीवे, मुझे ये समझ नहीं आती कि एक गरीब आदमी या सफ़ेद पोश तबका जिसके लिए आज के इस महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल, हम कैसे मुसलमान हैं कि हमारा ये सीज़न होता है कि जैसे ही रमज़ान आता है जनाब फलों की कीमतें इतनी ऊपर चली जाती हैं कि अफ्तार में गरीब आदमी फ्रूट चाट नहीं खा सकता। ये रवैया हमारा क्यों है और इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? कौन काउंसलिंग करेगा इन मुसलमानों की? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इंसान भी जिस तरह एक एनिमल होता है, इंसान भी इसी तरीके से 2 टांगों वाला एक एनिमल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं करूँगा हैवान नातिक है, ठीक है ना, बोलता हुआ हैवान है। इसको भी कंट्रोल किया जाता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने अंबिया किराम को भेजा। उन्होंने पूरा अखलाकी निज़ाम हमें आता फरमाया, और बहुत सारे अंबिया बशमूल ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्मरान भी रहे, और आपने दोनों तरह की एग्जाम्पल हमें दी। अखलाकी निज़ाम भी दिया कि आप जो है वो फिक्र आखिरत होना चाहिए, खौफ खुदा होना चाहिए। देखिए, रोज़े की हालत में हम खाते और पीते क्यों नहीं? तन्हाई में नहीं खाते, क्यों? इसलिए कि हम रोज़े से हमारा इंसान तो नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह देख रहा है। रोज़े की हालत में तन्हाई में हो, हमें पानी प्यास लगती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, भूख लग रही है, लेकिन हम ना खाते हैं ना पीते हैं कि इंसान नहीं देख रहा, लेकिन इंसान का खुदा देख रहा है। तो ये एक अखलाकी निज़ाम आता किया। इसी तरीके से हमें एक हुकूमती निज़ाम भी आता किया है कि इंसान को बाकायदा एक बाई लॉज देकर, चार्टर्स देकर, एक कॉन्स्टिट्यूशन देकर, आइन देकर, एक निज़ाम देकर बताया गया जिसे निज़ाम मुस्तफ़ा कहा गया। उस निज़ाम के ज़रिए हमें बताया गया कि तुमने किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का आलम तो ये था, बाज़ार में जाते अब खजूरों को उठाते और देखते बाज़ खजूरें अगर गीली हैं और बाज़ सूखी है, तो अब इस हद तक नाजुक मामला थे कि गीली खजूरों का चूंकि पानी की वजह से वजन बढ़ जाता है, आपने फरमाया इनको अलहदा करो, इनको अलहदा करो। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने नाप तोल में कमी उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम तो इतने थिन जो मामलात है, जो बिल्कुल डेलिकेट मामलात है, उसमें भी ईमानदारी की तलकीन करता है। सर इतने नाजुक मामलात, राठौर साहब सॉरी कता कलामी की माजरत, वक्त कम है, आपसे ज्यादा टॉपिक्स में डिस्कस करना चाह रहा था। राठौर साहब, यकीनन इतने नाजुक मामलात हैं, फिर भी हम मुसलमान हजरत इंसान जिनको आपने हैवान नातिक का, आप जानते हैं रोजे के अंदर सबसे ज्यादा कंटेंट जो डिजिटल मीडिया पर देखा जाता है वो खाने की वीडियोस होती हैं। कुछ लोग तो अल्लाह माफ़ करे वो नाजेबा तस्वीरें लड़कियों की वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं पूरा रोज़ा, उसी तरह वक्त गुजार रहे होते हैं कि 3 बजे उठना है और फिर 2-3 घंटे जो है बस आराम करके जो है फिर टीवी शीवी देख के फ़ोन पे गुजार के इफ्तारी कर लेनी है। कुछ लोग होते हैं जो किसी मुश्किल के बिना, जिनकी ना कोई नौकरी होती है, बड़े बाप के बेटे होते हैं, लेकिन रोज़ा नहीं रखते हैं। मैं चाहूँगा इन लोगों के लिए भी आपको पैगाम दे दें। देखिए, बताया हमें ही गया कि जिसने माह रमज़ान के रोज़े नहीं रखे वो पूरे साल भी रोज़ा रखे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और इस्लामी हुकूमतों में रोज़ा ना रखने पर बाकायदा दुर्रे या कोड़े मारे जाते थे। अच्छा, बड़ी माजरत के साथ, वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, थोड़ा सा राठौर साहब रोकेंगे आपको, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। जैसे ही ब्रेक से आप अपने इसी सवाल का जवाब तलहा के ज़रूर दीजिएगा आफ्टर दिस ब्रेक। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। हम बात कर रहे थे रमज़ान मुबारक के महीने की और उन रोज़ेदारों की, उन मुसलमानों की जो रोज़ा नहीं रखते हैं। और जमील राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि जो लोग रमज़ान का रोज़ा नहीं रखते हैं, अगर वो पूरा साल भी रोज़ा रखें
तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। जमील राठौड़ साहब, आपको ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इंटरप्ट किया था, माजरत के साथ। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात वहीं से कंटिन्यू करें कि जो लोग रोज़ा नहीं रखते उनका क्या अंजाम होना है, और जो लोग रोज़े का एहतराम नहीं करते उनका क्या अंजाम होना है। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये दोनों बहुत वसी मौजू हैं कि रोज़ा ना रखना और रोज़े का एहतराम ना करना। इसलिए कि हमें तो हर चीज़ के मुतालिक बताया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा सुमत फल्यसुम समउका व बसरुका व लिसानुका अनिल कदिबी वल महारिम औ कमा क़ाल। आपने फरमाया कि जो रोज़ा रखे तो फिर वो रोज़ा फ़कत मुँह का ना रखे, वो तुम्हारी आँखों का रोज़ा होना चाहिए, तुम्हारी समातों का, तुम्हारी बसारतों का और तुम्हारे कानों का रोज़ा होना चाहिए। यानी इस हद तक अब खाना और पीना छोड़ देना ये तो एक ज़ाहिरी बात है, लेकिन इस्लाम ये चाहता है कि हमारा अखलाक भी इतना अच्छा हो जाए कि हम आँखों से कोई गलत मनाजिर ना देखें, कानों से कोई गीबत या चुगलखोरी या कोई खिलाफ इस्लाम बात ना सुने, खिलाफ अखलाक बात ना सुने, और हम अपनी निगाहों से और अपने क़ल्ब से इस तरह अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों कि फिर वो रोज़े का जो सही मानों में तक़वा है, जो गर्ज़ व गायत है, अल्लाह फरमाता है कि चाहता है कि रोज़े से हमारे अखलाक भी अच्छे हो जाए, हमारी ज़ुबान, हमारी गुफ्तार भी अच्छी हो जाए, हमारी रफ्तार भी अच्छी हो जाए, यानी सेहत अच्छी हो जाए, और इसके साथ साथ हमारा मुआशरा अच्छा हो जाए। लेकिन हमने माह रमज़ान को तिजारत, पैसा कमाने का जरिया, ईद का एक दिन आता है, उस ईद को कमाने के लिए पूरे माह रमज़ान के अंदर हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, चुगलखोरी करते हैं। राठौड़ साहब, यही मेरा अगला सवाल था कि अगर शैतान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंद कर देते हैं तो फिर ये इतने शैतानी काम कौन कर रहा होता है? ये आपका बहुत ज़बरदस्त सवाल है, इसलिए कि फरमाया कि इदा दखल रमज़ान फुतिहत अब्वाबुल जन्नह वगुल्लक़त अब्वाबु जहन्नम वसुलसिलतिश शयातीन। माह रमज़ान आता है, अल्लाह जन्नत को सजा कर खोल देता है, जहन्नम को अल्लाह बंद कर देता है और शयातीन को जकड़ देता है। जतोई साहब, अल्लाह ने जो खारजी दो किस्म के शैतान रखे हैं, एक हमारे दिल के अंदर नफ्स अम्मारा की सूरत में अल्लाह ने हज़्ज़ा शैतान रखा, और एक खारजी शैतान सबका पता है। लेकिन मामला ये है कि अल्लाह ने उस खारजी शैतान को बंद कर दिया कि ये बातनी शैतान को भूख और प्यास के जरिए तुमने कंट्रोल करना है। अब वो शैतान तो अल्लाह ने जकड़ दिया, लेकिन ये हमारी जो आदतों का शैतान है, हमारी ख्वाहिशात का शैतान है, हमारी न जाने कौन कौन से तकाज़ों का शैतान है, ये हमारे अंदर मौजूद है। इसको बंद करना हमारा काम है। अल्लाह ने इसमें भी हमें हेल्प किया, फैसिलिटेट किया, भूखे और प्यासे रहो, इसलिए कि भूख और प्यास इंसान को दूसरे की भूख और प्यास का एहसास भी दिलाती है और इसके साथ साथ संवरने का मौका भी देता है। लेकिन अलमिया ये है कि हमने आदतों के शैतान को बंद नहीं किया, इसको बंद करना, इसको जकड़ना हमारा अपना काम है, और इसके लिए इस्लामी तालीमात मौजूद है। मैं समझता हूँ हमारे नौजवान को, हमारे बुजुर्गों से सीखे, जैसे ही रमजान आए उससे पहले एहतिमाम शुरू कर दें कि रमजान आ रहा है, दिल के अंदर मीठी मीठी आपको कसक उठना चाहिए। कल से आपने रोजे की तैयारी कर ली है जमील भाई? आपने कल से रोजे की तैयारी कर ली है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हमारा रमजान तो, चूंकि मैं हाफिज कुरान भी, हमारा रमजान तो। जमील साहब, थैंक यू सो वेरी मच। वक्त की बहुत कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह करे मुसलमानों तक पहुंचे। अब चलते हैं मौसम का हाल जानने के लिए सैरिश की जानिब। जी जनाब, मौसम की बात हो जाए तो आज सुबह सवेरे बादलों के साए में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिशों के बाद शहर कायद का मौसम तो जनाब सुहाना हो गया है, और मैं इस बात पर काफ़ी खुश हूँ। बारिश का सिलसिला वक्फे से अगले 2 दिन जारी रहने का इम्कान भी है, यानी कि शुरू के रोज़े हमारे बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं। और दुआ यही है कि ये बारिश जहमत ना बने, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कीचड़ हो जाने से स्लिपरी रोड्स हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों को चोटें लगती हैं, ज़ख्मी होते हैं, तो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। कोयटा की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम खुशगवार है और बारिशों का सिलसिला जारी है। साथ साथ KP के इस्लामाबाद, पंजाब, अंदरूनी सिंध, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान मौजूद है। इस दौरान पंजाब के कई शहरों में 11 बारी की भी तवक्को की जा रही है। अगर अहम शहरों के टेम्परेचर्स की बात की जाए तो आज कराची में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर में बारिश के साथ 25, इस्लामाबाद में 23, कोयटा में शदीद बारिशों के साथ 16 और पेशावर में गरज चमक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का
इम्कान है। तो ये सूरत हाल है, कुछ थोड़ी सी अंगड़ाई ली है मौसम ने। जाती सर्दी तो लौट कर नहीं आएगी, लेकिन गर्मी का जोर कराची में तो फिलहाल टूट गया है और बाकी जो शहर हैं उनमें हल्की बारिश, मौसम अबर आलूद, कुछ ऐसी सूरत हाल है। वापस चलते हैं अब तला के पास। सहरिश से मौसम का हाल जानने के बाद मेरा तो दिल ये चाह रहा है कि या कोयटा का रुख किया जाए या पेशावर का। आई डोंट नो, आपका भी शायद यही दिल चाह रहा होगा कि जहां बर्फ़ ज़्यादा पड़ रही है, जालाबारी हो रही है, उस तरफ जाएं। लेकिन कराची वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत होगा वो 28 डिग्री है, जबकि हम जानते हैं गुज़िश्ता रोज़ ये तकरीबन 32-33 से करीब था। तो टेम्परेचर गिरेगा 2-4 दिन के लिए, 2 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात। लेकिन ये 2 दिन की चांदनी हमें बहुत पसंद है और हम जानते हैं कि अब जब भी बात होती है मौसम की तो फ़ौरन से सहरिश की एक कोशिश होती है कि मौसम से वो सितारों की जानिब जाएं, क्योंकि बादलों का जिक्र ये कर चुकी हैं। अब बादलों से ऊपर, क्योंकि खुद भी बहुत बड़ी स्टार हैं, तो सितारों का जिक्र इन्हें बहुत जचता है। कई बार ये जिक्र कर चुके हैं कि मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ, तो नवाजिश तला आपकी कि आप मुझे स्टार समझते हैं। सितारों का हाल तला जानना नहीं चाहते, इसलिए हमेशा मुझे ये दावत देते हैं कि आप प्लीज़ बोल प्रेडिक्शन की तरफ जाएं। तो मारूफ टेरो का रीडर उनसा शाह हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और उनसे हम जानते हैं कि कराची का मौसम तो बहुत अच्छा है, ख़बरें कैसी हैं। अब रमज़ान उनसा कल से शुरू हो रहा है, कैसा गुजरने वाला है पाकिस्तानियों का रमज़ान? पहले तो आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। और आज जो है वो बारिश एंजॉय की आपने? उनसा बारिश कैसे एंजॉय की? सुबह सुबह पकोड़े? सुबह इतनी अर्ली मॉर्निंग तो उठी नहीं थी, क्योंकि स्प्रिंग ब्रेक चल रही है बच्चों की, तो मैं भी सो रही थी। लेकिन ये है कि बाहर से जो लोग आए, यानी कि ड्राइवर और मेड्स, उन्होंने बताया कि बाजी बारिश हुई है, बाहर मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। फिर आपकी जो मैं उन तमाम शौहरों को, बापों को सलाम पेश करता हूँ जिनको स्प्रिंग ब्रेक नहीं मिलती है और वो रोज़ाना काम पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, और उनसा जैसी ख़वातीन जो है वो घर पे एंजॉय करती हैं, स्प्रिंग ब्रेक्स लेती है। सो लकी ऑफ यू उनसा, और सलाम उन सारे डैड्स को। चले जनाब, तला बेचारे जो हैं मर्द हजरात की जितनी प्रॉब्लम्स उनको हाईलाइट करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अब इतने भी मजलूम नहीं होते मर्द हजरात। क्रेडिट दे देना चाहिए, आप लोग जुल्म करते हैं मर्दों के साथ। बिल्कुल मजलूम नहीं होते मर्द, आप ऐसी बातें नहीं करते। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे क्या बताएगा कि बड़े मतलब एक्सपेक्टेशंस थी कि इस बार हम सऊदीया के साथ रमजान और ईद मनाने वाले हैं, कार्ड्स क्या कह रहे हैं उनसा? मुझे लगता है कि ये बड़ी जो है वो बड़ी सेंसिटिव प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है, मैंने देखा है कि क्या जुमे को रमज़ानुल मुबारक है या जुमेरात को है, तो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो होपफुली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जुमेरात को पहला रोज़ा के चांसेस हैं, लेकिन ये बड़ी सेंसिटिव है, हो सकता है ज़ईफ ना भी हो। लेकिन मेरे कार्ड्स के मुताबिक जो है वो सऊदीया के साथ जो है वो कोशिश की जाएगी कि रमज़ानुल मुबारक जो है एक साथ मनाया जाए। अगर कल रोजा हुआ तो मेरा ख्याल है तला आज रात में चांद नजर आ जाएगा, तरावी शुरू हो जाएगी आज से। बिल्कुल। अच्छा चले मामून साहब, अब मैं लाल कमेटी बैठ भी रही है बिल्कुल। अब मुझे बता दें कि ये रमजान कैसा गुजरने वाला है। मैं मुआशी तौर पर बात कर रही हूँ, वो केले, सेब जो अभी तकरीबन 400 तक पहुंच चुके हैं, कुछ नीचे आएंगे या फिर ये और ऊपर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं सैरिश, देखिए मेरे पास कार्ड्स थोड़े से अजीब से आए हैं। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो इकोनॉमी, महंगाई, अवाम जो है वो इंतहाई मुझे परेशान ही नजर आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहेंगे रमज़ानुल मुबारक में, पब्लिक के लिए, अवाम के लिए खूब पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है अथॉरिटी को भी। तो अथॉरिटी की तरफ से सिर्फ बातें की जाएंगी, बयानात दिए जाएंगे, थोड़ा बहुत कोई 19-20 का रिलीफ मिल सकता है, लेकिन कोई मेजर रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अवाम की जो है वो नींदें उड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत बेचैन भी हैं कि कोई अच्छी खबर सुनने को मिले गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मुझे कोई न्यूज़ अच्छी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। तला, आपके जहन में कोई सवाल जो आप पूछना चाहें, क्योंकि मैं आपको मौका देना चाहती हूँ। आप मुझे मौका दे रही है, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं आपकी इतनी तारीफ़ करूँ कम है। उनसा रमज़ान के अंदर अब इशू ये आ रहा है, अब जिस तरह आपने कहा ना लोगों की मुश्किलात बढ़ जाएंगी, इट इज़ ट्रू। जो सैलरीड क्लास लोग हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, उसका तो बेचारे का हाल तबाह बर्बाद हो गया है, क्योंकि अगर तनख्वाह उसकी
लेट से 30,000 रुपये थी और उस वक्त तनख्वाह, उसके जो अखराजात थे वो 28,000 रुपये थे, तो वो अखराजात पहुँच गए 50,000 को, तनख्वाह 30,000 रुपये। वो सेठ लोग तनख्वाह बढ़ा नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे हैं, हम क्यों तनख्वाह बढ़ाएं। तो इन लोगों के हालात जो हैं वो कितना वक्त ख़राब चलते रहेंगे। जो सैलरीड क्लास है, जिनकी तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, जिनकी तनख्वाहें टाइम पे नहीं आ रही, जिनकी तनख्वाहें फंसी भी हैं, उनके लिए कुछ आप अच्छी खबर सुनाएंगी या वो इसी तरह मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारेंगे? तलहा, एक्चुअली मैं अच्छी खबर बिल्कुल सुनाना चाहती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जो कार्ड्स मुझे बताते हैं वही मैं प्रिडिक्शन देती हूँ। और यहाँ पर देखें डेविल की एनर्जी है, तो जो तनख्वाहदार हैं, जो उनकी अथॉरिटी है, जो जहाँ जिनके अंडर वो काम करते हैं, वो डेविल की एनर्जी रखते हैं, तो वो उनके कंट्रोल में, वो उनको इस्तेमाल करते हैं। वो उनको जो लोग हैं उनकी मजबूरी है काम करना, जो है मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालना। तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, तो वो कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको खेलते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा चाहे जो लोग जिस तरीके से वो इस्तेमाल करना चाहें वो उन बेचारों को इस्तेमाल करेंगे। और अब उनसा एक कार्ड उन सेठों के लिए भी निकालिए, क्योंकि मेरी नजर में पाकिस्तान के दो ही प्रॉब्लम है, एक नेपोटिज्म, एक सेठिज्म। ये जो सेठ है पाकिस्तान का, जो अपने मुलाजमीन की कह रहे हैं वाट मारे हुए हैं, उस सेठ का क्या हाल है? वो उसके लिए भी डेविल आ रहा है या उसके लिए कोई अच्छा कार्ड आ रहा है? देखिए सेठ जो है, देखिए डेविल का कार्ड सेठ के लिए निकाला है कि सेठ जो है वो एक डेविल की तरह अवाम पे बैठा हुआ है, जो उनके अंडर काम करते हैं उनके ऊपर जो है वो डेविल है। कोई सेठ नहीं है, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है उनकी तरफ से। कोई जैसे रमजान मुबारक है तो उनको कोई रिलीफ दिया जाए, काम थोड़ा सा टाइमिंग्स कम कर दिए जाए, या उनकी तरफ से कोई बोनस वगैरह दे दिया जाए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो यानी नौकरी पेशा तकलीफ में रहेगा, जो अपना कारोबार कर रहा है, जो सुन्नत रसूलुल्लाह पे चल रहा है, उसके हालात फिर भी कुछ कदरे बेहतर होंगे उनसा? जी थोड़े बहुत हो सकते हैं। यहाँ पर जो बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कभी बिजनेस चलता है, कभी बिजनेस नहीं चलता है, तो बिजनेस कम्युनिटी भी बहुत सफर करती हुई नजर आ रही है। हाँ, ये बहुत इलीट क्लास की अगर हम बात करें तो उनकी बात अलग है, उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे ना। तो जो नॉर्मल तबका है, जो छोटा मोटा बिजनेस करता है, उनके भी हालात मुझे इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे। ठीक है अब्दुल्ला, मैंने आपको एक सवाल की इजाज़त दी थी, आप तो 2, 3, 4 सवाल कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब मेरी बारी है। मुझे ये बताएगा कि सहाफ़ियों को जो इस्तेहसाल इस मुल्क में अभी चल रहा है कि जहाँ से दिल चाहा अब उनको उठा लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया, उन पर FIRs कट गई, मुकदमे बन गए, उनको अंदर कर दिया, ह्यूमिलिएट किया और बस लटका के रखा, ये माहौल कब तक चलेगा? कुछ सैरिश को कब उठाएंगे? जी अच्छा, सैरिश को नहीं अल्लाह ना करे कि सैरिश को उठाया जाए। हाँ, अल्लाह ताला उनकी वो जो है हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। रमजान आ रहा है और ये शैतान जो है ना, उनको अल्लाह ताला कुछ बंद कर ले अब ना। अब आप बताइए उनसा। शैतान बस अब एक दिन का मेहमान है, अब वो बंद कर दिया, बर्दाश्त कर रहे हैं हम। अच्छा यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जो जर्नलिस्ट हैं या सहाफ़ी हैं उनके लिए इस वक्त जो है वो इतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा साजिशें की जा रही हैं, उनके ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये टेम्परेरी ब्लॉकेज है, आगे जाके हालात बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है। ये चीज़ें बार बार होती रहेंगी, थोड़ा ब्रेक होगा, फिर दोबारा से कोई ऐसा इशू हो सकता है, फिर ब्रेक होगा, दोबारा कुछ ऐसा इशू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो जर्नलिस्ट यानी कि सहाफ़ी जो है वो अपने काम पर डटे हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाए, लेकिन वो अब स्टेबिलिटी नजर आ रही है, वो अपनी जिद पे अड़े हुए रहेंगे। सही, वो डटे हुए हैं और उनका यही कहना है कि जनाब कुछ भी हो जाए, हक और सच की बात कहना नहीं छोड़ेंगे, भले हमें सर ही क्यों ना कटवाना पड़े। थैंक यू उनसा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, सो काइंड ऑफ यू। आप हमेशा हमें लिफ्ट कराती हैं और हमारे मुश्किल सवालात का जवाब देती हैं। शो का वक्त तमाम होता है, उम्मीद करते हैं कल रोज़ा होगा, जो एक्सपेक्टेशन है, और यकीनन कल हमारी टाइमिंग रमजान की मुबारकबाद दे दें तला एडवांस। क्या मालूम नहीं हो कल फिर बेइज्जती होगी। ये बात भी ठीक है। चले, जब रमजान का चांद नजर आ जाएगा फिर आपको मुबारकबाद भी देंगे, आपसे मुलाकात तो हमारी रहेगी, पूरा रमजान होती रहेगी। तो अब तला इजाजत चाहते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा,
जुल्म पर जुल्म वो खलकत पर करता रहा। जुल्म और जबर की एक और दास्तान, हुकूमत का आजादी सहाफत पर कारीवार। सच की आवाज सिद्दीक जान को चुप कराने की कोशिश। जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले सहाफी भेंट चढ़ने लगे। अदालती अहकामात के बावजूद मुहिब्बे वतन सहाफी बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। उफ, क्या जुल्म है। बोल इस जुल्म के खिलाफ आला अदलिया से इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।